पॉपुलेशन को अक्सर बर्डन माना जाता है, लेकिन अगर उनमें हम एजुकेशन, स्किल और हेल्थ पे इन्वेस्ट कर दें तो वही पॉपुलेशन क्या बन जाती है, एक असेट, एक संपत्ति बन जाती है हमारे नेशन के लिए। इसी को हम कहते हैं पीपल एज रिसोर्स। देखते हैं पीपल रिसोर्स वर्सेस बर्डन। पीपल एज एन असेट। अब संपत्ति कब बनेगी, जब उस नेशन में एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्थी लोग होंगे, ठीक है, जो उस पॉपुलेशन, उस नेशन के लिए प्रोडक्टिव होते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और पॉपुलेशन बर्डन कब बनती है, जब उसमें इलिटरेट, बिना पढ़े लिखे, अनहेल्दी और अनस्किल्ड लोग अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को बढ़ा देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हुए भी वो डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है। अब समझते हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या है? इंसान की वैल्यू एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ के इन्वेस्टमेंट से बनती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड हॉस्पिटल जैसे इन्वेस्टमेंट इंसान को प्रोडक्टिव बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ के इन्वेस्टमेंट से बनती है, रिमेंबर दिस। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन जगहों से होता है। ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हायर इनकम को इंश्योर करती है। जितनी क्वालिटी एजुकेशन, जितना क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही क्वालिटी रिटर्न मिलेगा। ये हम फिजिकल कैपिटल में भी देख सकते हैं, ठीक है। जितना हैवी इन्वेस्टमेंट उतना हैवी रिटर्न। अब देखते हैं कि इन सब में एजुकेशन का क्या रोल है। एजुकेशन से वेजेस ज़्यादा मिलते हैं, बेटर जॉब्स मिलती है और पॉवर्टी कम होती है। अगर एक इंसान अच्छे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करे तो उसका प्लेसमेंट कंपेरेटिवली हायर होगा दूसरे इंसान के जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। उससे जो पहले वाले इंसान है उसका प्लेसमेंट हायर होगा। अब हम एजुकेशन की फील्ड में अगर हमें डीप डाउन देखना है तो हमें एक ओवरऑल डाटा चाहिए पड़ेगा, जिसको हम लोग देखेंगे लिटरेसी रेट से, ठीक है। 2011 का सेंसस बताता है कि ओवरऑल 74% लोग लिटरेट हैं। मेल कितने हैं जिसमें? 82% और फीमेल्स 65%। ये जो गैप है ये हाईलाइट करता है कि पॉलिसीज़ ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी चलाई गई है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? अगर भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक देश की गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारे जो देश के युवा हैं, जो देश की पॉपुलेशन है, वो असेट बने। कैसे बनेगी? एजुकेशन में इन्वेस्ट करके। अब हर इंसान के पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी, कैपिटल तो होती नहीं है, इसीलिए उन लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री में स्कीम चलाती है। कौन कौन की स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से लेके 14 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास मिड डे मील स्कीम, जहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको एक टाइम का खाना स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। आगे देखिए, एजुकेशन इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया पहला एस्पेक्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो गया। अब देखेंगे हम हेल्थ का क्या रोल है, कि जो हेल्थी पर्सन होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। वहीं जो अनहेल्दी पर्सन होगा वो कम कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, वो एब्सेंट ज़्यादा रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्थ एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो जो हेल्दी पर्सन है उसको कंपेरेटिवली प्रिविलेज मिलता है एक अनहेल्दी पर्सन के। इन्वेस्टमेंट एरियाज़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक सरकार, एक गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को एजुकेटेड, लिटरेट बनाने के लिए कुछ मेजर्स लेती थी, वैसे ही
उसकी पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेटअप किए गए, प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल रखा गया, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सारे बेसिक फैक्टर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट काम करती है। अब आखिर हम ये पता कैसे करेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी हेल्दी है या नहीं? इसका एक रेशियो, इसका एक डाटा हमारे पास होना ज़रूरी है, जिसे हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिजीज़ बर्डन, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, हेल्थ प्लस एजुकेशन, डबल स्ट्रेंथ फॉर ह्यूमन कैपिटल। जिस पर्सन की हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, वो एक कंट्री, वो एक नेशन के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, एक असेट होगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद अनहेल्दी पर्सन एंड अनएजुकेटेड पर्सन। ये दो मेजर फैक्टर्स थे इस चैप्टर के जो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जहाँ पीपल रिसोर्स की तरह यूज़ हो पाएँ। अनएजुकेटेड पर्सन कैसे रिसोर्स की तरह हेल्प कर पाएगा? हेल्दी पर्सन कैसे एक प्रॉपर रिसोर्स की तरह काम कर पाएगा? ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी, एजुकेशन और हेल्थ। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जहाँ पैसा मिलता है। एग्जाम्पल, टीचर स्कूल में पढ़ाता है, फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, है ना, शॉपकीपर्स, ये सारे पैसा कमाते हैं। आप इन सब प्रोफेशन में जाके पैसा कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जैसे फैमिली के लिए अनपेड काम, ठीक है, जो घर के काम होते हैं, मोस्टली वुमेन करती हैं, जिसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वुमेन का काम वैल्यू नहीं रखता, वुमेन का अनपेड वर्क भी इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, बट उसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, इसीलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? क्योंकि हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, हमें कैपिटल जनरेशन, जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिटर्न है, जो पैसा है, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो मेनली हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं इकोनॉमी में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने बता दी, वो एक्टिविटीज़ जहाँ पे पैसा नहीं मिलता किसी काम का। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। तो पहला सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एकदम जो प्राइमरी वर्क होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जो एकदम इनिशियल लेवल के काम होते हैं, वो सारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में। सेकेंड, जो दूसरा है वो है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। जो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर्स के जो गुड्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारा होता है टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सपोर्टिव फील्ड भी कहते हैं इसको, सपोर्टिव सेक्टर। इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडिया में अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा हैं, बट प्रोडक्टिविटी सबसे लो है। जहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें एग्रीकल्चरल वर्क में, ठीक है। और वहीं अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे लोग सबसे कम है, बट प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। हाई रिटर्न हमें टर्शियरी सेक्टर में मिलता है, लेकिन पीपल का इंटेलिजेंस प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स हमने 3 देखे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स। अब हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। एजुकेशन देख ली, हेल्थ देख ली, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देख लिए, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख ली। इन सारी चीज़ों का जो
कंक्लूजन जो आउटकम्स निकलता है वो हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में। इन सारे फैक्टर्स को लेके हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। एक पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी स्किल्स के ऊपर, उसकी एजुकेशन, उसकी लिटरेसी रेट के ऊपर। वहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा स्किल्ड है, कितनी ज़्यादा एजुकेटेड है, ये एक पहला फैक्टर होता है, एक मेजर फैक्टर होता है। सेकंड, वहाँ के लोग कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, कितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ की। ठीक है, जैसे हमने इस चैप्टर के बिगिनिंग में ही पढ़ा कि जब पॉपुलेशन में हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया जाता है तब वो पॉपुलेशन रिसोर्स बन जाती है। सेम चीज़ हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में देखेंगे। जब यही तीनों चीज़ बेटर हो जाती हैं, जिसको हम कंपेयर कैसे करते हैं, लिटरेसी रेट से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, स्किल लेवल से। जब ये तीनों चीज़ें ही बेटर हो जाती हैं तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगी। हायर क्वालिटी, हायर प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होते कौन कौन से हैं, क्या टाइप्स होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, ये चीज़ हम अपने सराउंडिंग्स में, अपने आस पड़ोस में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला अनएम्प्लॉयमेंट हमारा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर में ऑफ सीजन में काम नहीं मिलता। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बेसिकली सीजनल वेंडर्स होते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, क्योंकि वो लोग सीज़न बाय सीज़न काम करते हैं और बाकी टाइम अनएम्प्लॉयड रहते हैं। एग्जाम्पल्स, हार्वेस्ट के बाद अगले सीज़न तक काम रुक जाता है, तो वो क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा लोग एक काम में लगे होते हैं लेकिन आउटपुट सेम रहता है। मतलब अगर कम लोग भी उसी काम को परफॉर्म करें तब भी आउटपुट सेम ही आने वाला है, लेकिन तब भी फालतू में ज़्यादा लोग उसी सेम काम में इंडल्ज हैं, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल देखें तो फार्म में, एक खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ काम कर रहे 9 लोग हैं। आउटपुट अल्टीमेटली सेम ही आने वाला है, चाहे 5 लोग काम करें चाहे 9 लोग काम करें। तो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं वो आएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। थर्ड, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। लोग ओपनली जॉब ढूंढ रहे हैं पर काम नहीं मिल रहा है। अब देखते हो कि जो आमतौर पर कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी काम करने को तैयार होते हैं बट उनको कोई भी काम नहीं मिल रहा होता और वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं, वो होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लास्ट एंड फोर्थ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड पीपल दोनों ही लोग शामिल होते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग आते हैं जिनके पास डिग्रीज तो होती है लेकिन उनको डिग्रीज के हिसाब से सुइटेबल जॉब नहीं मिलती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज। जो एक पर्सन में, जो एक पॉपुलेशन में किसी देश की जो पोटेंशियल था, क्या उसका हम लोग प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं, क्या प्रॉपर आउटपुट निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, डिपेंडेंसी बढ़ती है और माइग्रेशन जैसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो हमारे देश का पोटेंशियल को बाहर ट्रांसफ़र करती है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल है मनरेगा 2005। रूरल एरियाज़ में 100 दिन का गारंटेड काम देने का प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। एंड डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंटर्नशिप स्कीम्स निकाली जाती हैं। मैन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखाई देती है वुमेन के कंपेरेटिवली, और वुमेन का जो वर्क है वो अक्सर अनपेड होता है। रूरल एरियाज़ में लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, अर्बन एरियाज़ में टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है हर फील्ड में तो उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन और सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।